हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। अभी तक हमने पढ़ा है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा है। इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम ये दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ दी फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, जिसमें दूसरा क्लासिफिकेशन है वो राइट टू फ्रीडम है। हम आर्टिकल 19 टू 22 पढ़ेंगे। आज हम पहला आर्टिकल करते हैं 19। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड मैक्सिमम प्लेस पे लोग उसको कोट करते हैं, आपको हर टाइम सुनने के लिए मिलता है। आर्टिकल 19 है वो 6 फंडामेंटल राइट है, वो देता है। उन 6 फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दिए गए हैं और उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। तो हम कंप्लीट विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम 6 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। ओके, हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) हमारा फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। इसको बोलते हैं फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, फोई भी बोलते हैं। ओके, एंड इसके साथ ही इसकी जो इस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो भी हम साथ साथ में कंप्लीट करेंगे। इसको मैंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है एंड इसको एक टेबल में लिख दिया है, तो आपको समझने में इजी होगा। एंड मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इसके साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इन नोट्स को देख के अपने नोट्स लिख सकते हैं समझने के बाद में। ओके, बिना समझे कोई फायदा नहीं है, समझने के बाद में आप इन नोट्स को यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 19(2) की बात करें हम, 19(1) में 6 राइट है, A B C D E G। ओके, फर्स्ट है ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल राइट नहीं बोला है। 19 में जितने भी एक कंप्लीट पैकेज के रूप में बोला है, उसको बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कंपोजिट राइट्स। याद रखना, आर्टिकल 19(1) में जितने भी राइट्स दिए हुए हैं उसको कंपोजिट राइट बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपको कई क्वेश्चन मिल जाए कि कंपोजिट राइट क्या होते हैं, तो आर्टिकल 19(1) के अंदर में A B C D जो राइट दिए हुए हैं E and G, तो टोटल उनको कंपोजिट राइट बोला है। ये कंपोजिट राइट का फर्स्ट पार्ट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंप्लाइड करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। हम आगे कोर्ट के वर्डिक्स देखेंगे, उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। राइट टू नो यानी कि RTI भी इसी में इंप्लाइड होता है। अब इस पे 8 ग्राउंड दिए हैं जिसकी बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किया इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। पहला है इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया। इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे जब बात आएगी तो आपका स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। यानी कि आप इंडिया के खिलाफ जाके नहीं बोल सकते हो, इंडिया के विरुद्ध, इंडिया को तोड़ने वाली यानी सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो या इंडिया की सॉवरेनिटी पे क्वेश्चन कर रहे हो, देन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन बी कर्टेल। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तब भी, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। बहुत सारे न्यूज़पेपर है वो कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 19(1) का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट में केस दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट सेड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी। ओके, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्री, पब्लिक ऑर्डर। अगर पब्लिक ऑर्डर का इश्यू हो रहा है किसी के, जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे नेताओं को कोई जगह से जाने से रोका जाता है या वहां जाके स्पीच देने से रोका गया है, जाके मिल सकते हैं। सो बेसिकली वो आता है पब्लिक ऑर्डर के अंडर में। डिसेंसी एंड मोरालिटी,
एक कंप्लीट डिसेंसी और मोरालिटी हो कि आप अपनी लैंग्वेज में कोई भी वल्गैरिटी यूज कर रहे हो एंड यू आर स्पीकिंग बिफोर द पब्लिक, then there is an issue. So decency and morality भी एक reasonable ground है. On the basis of that it can be your freedom of speech can be curtailed. Contempt of court, defamation, incitement of offense. So ये तीन ऐसे टाइप है जो कोर्ट से रिलेटेड है मेजरली. सो यहाँ पे हम और आगे एक दो केसेस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे. बेसिकली आपको ये समझना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया भी इम्प्लाइड है, राइट टू नो भी इम्प्लाइड है, एंड आपका 8 ग्राउंड है बेसिकली. सो इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ द इंसाइटमेंट ऑफेंसेस. जो आपको इसको कैसे भी याद करना है कर लीजिए. ये बेसिकली इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि कितने ग्राउंड है, कौन कौन सा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ये बन रहा है. ओके, सो हम देखते हैं 19(1) बी में. अभी है ना ABCD को आपको याद कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा. फ्रीडम टू असेंबल. अब असेंबल, आप एक जगह पे असेंबल हो रहे हैं, उसको फ्रीडम टू असेंबल बोलेंगे. तो फ्रीडम टू असेंबल क्या होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए, अनआर्म्ड होना चाहिए. 3 ग्राउंड है, पीसफुल, अनआर्म्ड एंड तीसरे में 2 ग्राउंड है, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. सो योर असेंबली शुड बी पीसफुल, इट शुड बी अनआर्म्ड. दे शुड नॉट, अगर असेंबल हो रहे लोग और पिस्टल लेके हो रहे तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. सो बेसिकली ये 3 ग्राउंड दिए हुए हैं. ऐसे ही 19(1) की हम बात करें, वहां पे एसोसिएशन है या यूनियन बनाने के लिए राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी. इट वाज लेटर एडेड. सो these are the things which is come under the 19(1)(c). सो 19(1)(c) के जो रेस्ट्रिक्शन है वो 19(4) में है. 3 ग्राउंड है. अगेन ये ज्यादातर रिपीट हो रहे मोर और लेस. तो इसमें सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी. 19(1)(d) फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. 19(5) इसमें 2 ग्राउंड है. अच्छा, आप कह रहे हैं मूवमेंट होना चाहिए, तो जनरल पब्लिक को ध्यान में रख के, यानी कि आपकी फ्रीडम है मूवमेंट की, बट इट शुड नॉट ब्रीच द अनदर्स पीपल्स फंडामेंटल राइट. सो आपके सामने वाले जो पब्लिक है उनका भी आपका राइट टू फ्रीडम है मूवमेंट का, बट अगर आप उसी आपके मूवमेंट की वजह से जनरल पब्लिक में कोई इश्यू बन रहा है, लाइक राइट टू फ्रीडम के लिए जनरली क्या होता है, एक अगर बात करें कि एक पॉलिटिशियन है, वो कंट्रोवर्शियल, कहीं कंट्रोवर्सी हो रही है, वहां जाना चाह रहा है, सो उसको जाने से रोक दिया जाता है. बहुत सारे, जैसे हाथरस केस में प्रियंका गांधी जी को रोका गया था. तो वैसे ही वो कौन से बेसिस पे आपका कर्टेल हो रहा है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ ST. ये कहां होता है? आपका जहां पे इनर लाइन परमिट होता है. सो इनर लाइन परमिट है, वो किसके बेसिस पे इनर लाइन परमिट है? नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में है, वहां जाने के लिए आपको परमिट लगेगा. इवन अंडमान एंड निकोबार में कुछ एरियाज रेस्ट्रिक्टेड है, वहां पे ST रहता है, तो उसकी इंटरेस्ट के लिए आपका फ्रीडम मूवमेंट कर्टेल किया जा सकता है. सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कर्टेल करने के 2 ग्राउंड है बेसिकली, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दी एनी ST जो उस एरिया में रह रहा है. कोई भी ST, कोई भी ट्राइब हो सकती है, और 3-4 ट्राइब हो सकती है. ओके, सो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस. अब E है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंट. सो ये है आपका 19(5) के थ्रू इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द ST. सेम जैसे आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में किया गया, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में भी वही है कि आप कहीं जमीन ले और आप वहां पे अपना घर बनाना चाहे. ओके, अब देखिए यहां पे E से F नहीं आया, G आया. F को रिपील कर लिया गया है
रिपील क्यों किया गया है? आर्टिकल 31 है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी का, राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल था, उसको रिपील कर लिया गया है 31 को ही। तो यहां पे भी ये जो एफ था 19(1)(f वो भी राइट टू परचेज प्रॉपर्टी था, सो उसको भी यहां से रिपील कर दिया, स्पेशली 300A में वहां शामिल कर लिया। सो राइट टू ये एफ यहां से हटा दिया गया है। सो 19(1) डायरेक्ट जी है ई के बाद में, वो है कि फ्रीडम टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। आप अपनी मर्जी से जो ऑक्यूपेशन, जो ट्रेड और बिजनेस करना चाहते हैं उसकी आपको फ्रीडम है, ये लास्ट वाला है। सो इसके लिए भी आपके पास में इसको भी आप समझ लीजिए, आपका कल को कहे कि मेरा डॉक्टर का बिजनेस करने का मूड है, या मैं तो एक टेक्निकल बिजनेस है, केमिकल फैक्ट्री खोलना चाहता हूं। सो ये आपका राइट टू प्रोफेशन, कोई भी आपका फ्रीडम है कि आप कोई भी प्रोफेशन को चूज करो, बट उसके लिए गवर्नमेंट के पास में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि स्टेट कोई लॉ बना दे, जिस स्पेशल जैसे केमिकल फैक्ट्री के लिए लाइसेंस का लॉ है, आपको इतने 2 या 3 या 4 तरीके के आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। वैसे ही प्रोटेक्शन ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, अगर आप कहें कि मेरा राइट टू बिजनेस है और आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे कि वहां की पब्लिक को परेशानी हो रही है, जहां से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, धुआं आ रहा है, सो दिस काइंड ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस को कर्टेल कर सकती है। प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी प्रोफेशन के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट ला सकती है। फॉर एग्जांपल, टू बीइंग ए लॉयर यू नीड टू बी, आपको लॉयर प्रैक्टिस करनी है, एज सच आपने लॉयर का प्रोफेशन चूज किया है, बट आप बिना डिग्री के उसको नहीं कर सकते। सो और डॉक्टर के लिए आपको MBBS की डिग्री लगेगी। सो बेसिकली वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके लिए फिक्स कर रहे हैं। इनेबलिंग स्टेट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड बिजनेस टू एक्सक्लूजन ऑफ द सिटीजन। अब आपको कल को आपको लगे कि मुझे तो ट्रेन का बिजनेस करना है, सो 100% ट्रेन का बिजनेस गवर्नमेंट के पास में है। आपको लगे कि ऑटोमिक एनर्जी का बिजनेस करना है, सो उसका 100% है। सो गवर्नमेंट कुछ सेक्टर के लिए उसको एक्सक्लूसिवली अपने लिए रख सकती है। सो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हुए। तो आपके टोटल 6 आपको फ्रीडम राइट मिले हैं, फंडामेंटल राइट मिले हैं, जिसमें फ्रीडम मिली हुई है, बट उनके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। सो मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता देता हूं, आपके याद रखने का तरीका यह है कि पहला क्या है, आपको बोलने की आजादी है। तो आप बोल रहे हैं, बोल के आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, असेंबली हुआ। अब जब असेंबली हुआ तो लोगों से मिलके उसका एक एसोसिएशन बनाया जा सकता है। एसोसिएशन बनने के बाद में आप उसके बाद में आप मूवमेंट करेंगे और किसी जगह जाके रिसाइड करेंगे। आप एक मूवमेंट करेंगे और एक रेसिडेंट लेंगे और उसके बाद फाइनली उसको एज ए बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से याद रख सकते हैं आप। बोलने की आजादी है, बोल के असेंबली इकट्ठी करेंगे, उसका एसोसिएशन बनाएंगे, उसमें मूवमेंट करेंगे, एक जगह जाके रिसाइड करेंगे एंड वहां पे बिजनेस करेंगे। सो बेसिकली मैंने आपको याद करने का एक तरीका बता दिया है। और ये जो बेसिक 8 फर्स्ट ए के अगेंस्ट में 19 फर्स्ट ए के अगेंस्ट में रीजनेबल 8 ग्राउंड 19(2) में दिए गए हैं, यही मोर ओवर रिपीट हो रहे हैं। सो ये 8 ग्राउंड आपको हमेशा याद होने चाहिए। 8 ग्राउंड में क्या है, इंटेग्रिटी सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस और ऑफेंस। ओके, सो यहां तक तो ये क्लियर हुआ आपको। ये है बेसिक 19 का बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 19 का। अब मैं आपको आर्टिकल 19 के लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट की हम बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको और क्लियरिटी होगी। सो लैंडमार्क जजमेंट में आपके सबसे पहला जजमेंट, उससे पहले बहुत सारे जजमेंट आए, पर मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करूंगा। मेनका गांधी जजमेंट है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये आर्टिकल
में भी हो रहा है, ये आर्टिकल 21 में भी इसका मेंशन आएगा। सो 21 में भी मैं आपको इसको बताऊंगा। सो आर्टिकल 19 में इसका यूज क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज नो जियोग्राफिकल लिमिट। सो स्टार्टिंग में जब मोदी जी आए थे 2014 में, उसके बाद जब वो पहली बार विदेश यात्रा पे गए थे तो वहां जाके उन्होंने कांग्रेस का बहुत ज्यादा, कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के राज के बारे में काफी ज्यादा बोला था और उनका क्रिटिसाइज हुआ था। तब उसका जो रिप्लाई दिया गया था वो यही था कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो जियोग्राफिकल लिमिटेशन में नहीं है। अगर आप अब्रॉड भी जा रहे हैं तो भी आपका राइट है, आप वहां जाके भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीली यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड है इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। 1985 में इंडियन एक्सप्रेस और गवर्नमेंट की बहुत सारी क्लेसेस आ गए थे और इंडियन एक्सप्रेस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसी की वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे उनके ऑफिसेस बंद कर दिए और कुछ ऑफिसेस को तोड़ा भी। तो उसकी वजह से वो कोर्ट में गया था केस, और कोर्ट ने बोला था किसी भी फॉर्म, अगर कोई भी आदमी किसी भी फॉर्म में अपना एक्सप्रेस कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर रहा है, वो करेक्ट है। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो यहां पे क्लियरली इंडियन एक्सप्रेस को वापस इंस्टॉल किया गया था और उन्होंने उनके पक्ष में ये वर्डिक्ट आया था। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर, बहुत फेमस है। उनका एडीआर के बहुत सारे केसेस, एडीआर का 2002 में एक केस था, उसका वर्डिक्ट आया था। उसके इंपॉर्टेंट चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, वन साइडेड इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन एंड नॉन इंफॉर्मेशन ऑल इक्वली क्रिएट एन अनइंफॉर्म्ड सिटीजनरी। सो आपका बेसिकली मिसइंफॉर्मेशन, वन साइडेड इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड नॉन इंफॉर्मेशन सभी अनइंफॉर्म्ड सिटीजनरी बनाते हैं और डेमोक्रेसी को फार्स डेमोक्रेसी बनाते हैं। तो इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड द राइट टू इम्पार्ट, रिसीव इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड फ्रीडम टू हेल्ड ओपिनियन। सो आप एक ओपिनियन रख सकते हैं, आप एक ओपिनियन बना सकते हैं, अच्छी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन का जो केस था उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। सो एक इंफॉर्मेशन है वो कहीं से आप ले भी सकते हैं, इम्पार्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इंटरनेट यूज भी कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, आपको सारे वो इंफॉर्मेशन के साधन अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड लेटेस्ट एक 2013 का था राइट टू नेगेटिव वोट, कि आपका राइट ये है कि आपको जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसको कोई भी पसंद नहीं है, सो नोटा को वोट करें। सो ये लिली थॉमस केस है, इसमें भी आप वेल इन्फॉर्म्ड है, सो यू हैव राइट टू नेगेटिव वोट ऑल्सो। अभी लेटेस्ट में अब इसमें राइट टू नेगेटिव वोट है, उससे पहले उन्होंने इस 2002 वाले केस में उन्होंने बोला था कि इंफॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट को एसेट लायबिलिटीज, अपना एसेट और लायबिलिटीज को लोगों के सामने रखना पड़ेगा, जो आजकल फॉर्म 26 में आपका लिखा जाता है कंप्लीटली। जब एक कैंडिडेट है वो इलेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन एसेट एंड लायबिलिटीज की लिखनी पड़ती है। ओके, सो ये एसेट एंड लायबिलिटीज बताएगा। अपने क्रिमिनल कन्विक्शन के केसेस है, क्रिमिनल कन्विक्शन के केसेस है उनके बारे में बताएगा। पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है उनके बारे में बताएगा। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा।
उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दो और चीजें उसमें जोड़ दी है अभी लेटेस्ट में। वो ये है कि अपनी फैमिली की इनकम भी बताएगा। फैमिली मतलब अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन, उनकी भी इनकम बताएगा। प्लस अभी लेटेस्ट में अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज को बोला है कि जो पार्टी है वो अपनी वेबसाइट पे जितने भी उनके क्रिमिनल कैंडिडेट है उनका डाटा शेयर करेंगे और उनको क्यों सेलेक्ट किया उन्होंने उसका रीजनिंग भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंफॉर्मेशन क्यों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 19(1) स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मीनिंग है कि आपको राइट टू नो भी होना चाहिए ताकि आप इंफॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। आपको आपके कैंडिडेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। 2002 में एसेट एंड लायबिलिटीज, क्रिमिनल कन्वेक्शन, पेंडिंग क्रिमिनल केसेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 4 चीजें उन्होंने बताई थी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन वाइफ एंड फैमिली की इनकम का बोला था, वाइफ एंड चिल्ड्रन की। उसके बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट बोला है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने क्रिमिनल कैंडिडेट की लिस्ट डालेंगे और उन्होंने क्यों चुना है उसका रीजन भी देंगे। ओके, ये हुआ आपका कंप्लीट आर्टिकल 19 के बारे में। अब हमें ना थोड़ा इसको और तरीके से भी समझेंगे। अभी ये इतना तक कोई भी आपको खींच के जनरली कोई भी कोचिंग वाला भी बताएगा, बट इससे आगे कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात और कही है कि राइट टू साइलेंस ऑल्सो कम अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कोई मैंने एक इसका लेटेस्ट एग्जांपल देखा था। किरीट सोमैया जी को एमपी है मुंबई से, उनको एक एनडीटीवी के पत्रकार थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट उन्होंने हर क्वेश्चन में नो कमेंट बोला, उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया। राइट टू साइलेंस ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। अगर आपको कोर्ट में बुलाया गया और आप जाके खड़े हुए और आप नहीं बोल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। बट वो क्रिमिनलिटी इज ए डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि आपका राइट टू फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद द लिमिटेशन ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स। वो उसके बेसिस पे हो। बाकी राइट टू साइलेंस इज योर फंडामेंटल राइट। ओके, नेक्स्ट है, एज एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यू freely, every other person has the freedom to listen or not to listen। अब मैं अपने एक्सप्रेस कर रहा हूं आइडियाज, ये आपका राइट है कि आप उसको लिसन करें या नहीं करें। राइट टू लिसन और नॉट, इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस। बहुत सारी बातें हैं। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो फंडामेंटल राइट हो गया। प्रेस में फिर क्या क्या आ सकता है? प्रिंट आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ सकता है, सोशल मीडिया इंक्लूडिंग द इंटरनेट ऑल्सो। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और बात मैं आपको इसमें मिसलेनियस चीजें बता रहा हूं। 19(1) में जो भी आपकी फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम जो आपको दी हुई है, उनको डेमोक्रेटिक राइट भी बोलते हैं। ये बेसिक डेमोक्रेसी के लिए, इनके बिना डेमोक्रेसी सीज हो जाएगी, इसीलिए बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है। इसीलिए आपको पता होगा कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, इनको कोई भी हिला नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आर्टिकल 19 इज पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर।
क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक राइट है। सो अगर आपको बोले कि फंडामेंटल राइट में डेमोक्रेटिक राइट कौन से, आर्टिकल 90, पर्टिकुलरली आर्टिकल 19(1). ओके, सो आर्टिकल 19(1) के राइट्स को डेमोक्रेटिक राइट भी बोला गया है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक पे, इसी में हम एक और टॉपिक ले लेते हैं जिसकी हम बात करेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डिफेमेशन लॉ। सो यहां हमने देखा, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफेमेशन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है, या डिफेमेशन आज का यूपीएससी का पिछले 2-3 सालों में एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स रहता है कि ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है या ये फ्रेज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं। सो डिफेमेशन आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2) में मेंशन है। ओके, जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। सो डिफेमेशन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, डिफेमेशन लॉ है वो आपका आईपीसी में सेक्शन 499 एंड 500 में डिफेमेशन का क्रिमिनलिटी के लिए लॉ है कि अगर आप डिफेमेशन कर रहे हैं किसी का, तो उसके आपके खिलाफ क्या, एक तकरीबन मैक्सिमम 1 ईयर की आपको जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। सो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे क्वेश्चन उठे थे। इन 2016 सुब्रमण्यम स्वामी केस था। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत फेमस लॉयर है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों पे डिफेमेशन के केसेस हुए थे उस टाइम में, एंड इवन ऑनरेबल दिल्ली सीएम श्री अरविंद केजरीवाल जी पे भी हुआ था और बहुत सारे लोगों पे हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको सारे के सारे केसेस को इकट्ठा करके उस केस का नाम दिया था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो उस केस में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो सेक्शन 499 आईपीसी एंड 500 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड है। उन्होंने बताया कि डेफेमेशन मींस डिस्ट्रॉइंग रेपुटेशन ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दी ओरल और रिटन और बोथ वेज। अभी उसमें उन्होंने रीजनिंग दिया कि आपको एक आदमी बहुत सारी उसकी रेपो बनाई गई है और कुछ फेक न्यूज के बेसिस पे उसका विद इन ए सेकेंड, इंटरनेट का टाइम है, विद इन ए सेकेंड उसका बेसिकली उसका डिफेमेशन हो सकता है, उसके खिलाफ बहुत सारी अनर्गल बातें पहुंचाई जा सकती है। तो ये डिफेमेशन के क्राइटेरिया में आएंगे। बट सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुब्रमण्यम साहब का कहना था कि इसके लिए सिविल ऑब्लिगेशन भी है, तो सिविल केस काफी है। बट सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर सिविल में किसी कोई कंटेम्प्ट के केस में अगर गिल्टी पाया जाता है तो सब ही विल बिकम पुअर टू पे एनी काइंड ऑफ कंपेंसेशन। सो वी आर नॉट अनेबल टू पनिश एनीबडी इफ one or anybody, if there is we will open it up for everybody to defame anybody, then it will be a flood of the civil cases and there will be very less chances to get punished the guilty person. Okay, so that is why Supreme Court also held the constitutionally held डिफेमेशन लॉ इन 2016. सो इट इज ऑल्सो न्यू, आपको कहीं इजीली नहीं मिलेगा। सो इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं सेडिशन लॉ की। यहां भी फ्री स्पीच की बात आ रही। मैं जो टॉपिक आपके फ्री स्पीच रिलेटेड है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सेडिशन लॉ क्या है? इसको है, ये है आपका आईपीसी 124A। इसमें क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ये सेक्शन बोलता है दैट ए पर्सन थ्रू रिटन, ओरल और बोथ क्रिएट डिसलॉयल्टी अमंग द पीपल अगेंस्ट द lawfully established government, then it is the act of the sedition and punishment up to the life imprisonment. ये क्यों ज्यादा फॉर्म में आया? ये आफ्टर कन्हैया कुमार केस, जो कन्हैया कुमार का केस हुआ था उसमें उन्होंने जेएनयू में कुछ स्टूडेंट पे
सेडिशन का चार्जेस लगे थे। सो उसके बाद में ये सेडिशन के चार्जेस का बहुत फेमस हुआ। वैसे हर साल बहुत सारे लोगों पे सेडिशंस के केस लग रहे हैं। सो जनरली लोगों का कहना है कि ये कॉलोनियल लॉ है, इसको रिपील होना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है, टाइम पे अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी कंट्री की जो कंडीशन है, कंट्री की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के पर्पस से ये लॉ रिक्वायर है। सो कल को अगर ओपन कर दिया जाए तो कोई भी सेडिशन करना स्टार्ट करेगा, जैसे हमारी अभी भी सेसेशन की प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू एंड कश्मीर एंड सेपरेटिस्ट एंड माओवादीज, नक्सलाइट्स, दिस प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। सो टिल दिस प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व, this section is required as per the Supreme Court. बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी, 9, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इस लॉ में बैलेंस हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ केस था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस केस में आपको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट रखे थे। सो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला था डिस्कशन, एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट बोला ये 2 सिचुएशन नॉर्मली अलाउ है। डिस्कशन कर सकता है कोई, गवर्नमेंट को हटाने की एडवोकेसी कर सकता है कोई, उसकी डिस्कशन कर सकता है, क्रिटिसाइज कितनी भी कैसा भी हो, इवन रॉन्ग प्रीमाइसेस पे भी हो तो भी ये ओके है। बट अगर कोई भी इंसाइटमेंट करता है इसके थ्रू, या उसके थ्रू कोई वायलेंस या ऑफेंसेस होते हैं, तब आप 124A लगा दीजिए, तो ये केस बनता है। सो बेसिकली अगर ये प्रॉपरली अप्लाई हो तो ये सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी बैलेंस सेक्शन हो सकता है। ओके, सो मैंने आपको सेडिशन लॉ के बारे में बता दिया। अब मैं आपको है ना फाइनली एक और चीज बता रहा हूं, वो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, वो भी अभी बहुत सारी न्यूज में थी। सो इस पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आगे जाके आपको इसके बारे में और पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में बताता हूं। ये आपके स्टेट लेजिस्लेचर के हो सकते हैं, पार्लियामेंट के, दोनों के, लोकसभा राज्यसभा, बट जनरली ये लोकसभा के लिए होते हैं। सो बेसिकली एमपी के लिए आपको ब्रीच, ये पार्लियामेंट के हाउस के ब्रीच कुछ प्रिविलेजेस होते हैं और उसके मेंबर्स के प्रिविलेजेस होते हैं। सो मेंबर्स और हाउस के कुछ प्रिविलेजेस है, वो प्रिविलेजेस को ध्यान में रखा जाएगा। और ये केस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र की असेंबली ने 2 लोगों को ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के नोटिस दिए थे। उनको हाउस में बुलाया गया था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बुलाया गया था। एक थे आपके अर्णव गोस्वामी, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट है अर्णव गोस्वामी, एंड एक है अभिनेत्री श्री कंगना रनौत। सो इन लोगों को प्रिविलेज ऑफ हाउस एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस, उनके ब्रीच के लिए उनको बुलाया गया था, उनको नोटिस दिया गया है। सो बेसिकली ये है क्या, when one or more immunities and privileges are disregarded or attacked, that is called the breach of privilege. It is punishable under the law made by the parliament
और स्टेट लेजिस्लेचर। सो अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने या फिर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हुआ हो तो उसके अंडर में इनको पनिश किया जा सकता है। बट अभी तक कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर ने और पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया हुआ है। आर्टिकल 105 के तहत जितनी इम्यूनिटी है उसी को एनलार्ज करके, उसी को इंटरप्रेट करके आज तक के केसेस में ये यूज हुआ है। क्यों नहीं कोडिफिकेशन करते, उसका रीजन है वो कोडिफाई कर देंगे तो फिर उनका एक दायरा हो जाएगा, उसी के अंदर में फिर उसके बाहर जाके लोग ब्रीच करेंगे तो वहां पे फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, उनकी पावर नहीं रहेगी। सो दे वांट टू हैव पावर इन देयर हैंड। तो वो जब भी चाहेंगे कोई भी चीज को वो इंटरप्रेट करेंगे कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या नहीं है, उसी के हिसाब से वो किसी को भी कंटेम्प्ट का केस लगाएंगे। सो ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट और कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को दूसरी लैंग्वेज में कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट और कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। और मेंबर का भी इम्यूनिटी है, उसको भी ब्रीच होता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस बोलते हैं। सो इसका फेमस केस है सर्चलाइट केस। सर्चलाइट केस वेरी फेमस है, 1964 में हुआ था। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केसेस को लेटेस्ट में कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी है, और स्टार्टिंग में सर्चलाइट एक पब्लिकेशन हाउस था, उसने 1964 में उसके खिलाफ उसने क्या किया था, आर्टिकल 105 में पावर है अपनी कोई भी हाउस को कि वो कोई भी चीज को एक्सपंज कर दे, अपनी कार्रवाई में एक्सपंज कर दे। उस एक्सपंज मटेरियल को कोई भी दिखा नहीं सकता, कोई भी पब्लिकेशन हाउस छाप नहीं सकता। बट सर्च लाइट ने वो एक्सपेंज मटेरियल को छाप दिया था तो उनको उनके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई थी। तो उस टाइम में ये केस गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। सो 1964 एंड लेटर ऑन बहुत बार कोर्ट ने ये क्लियर किया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ये बहुत खतरनाक चीज है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो सब ऑर्डिनेट है इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस गिवन टू पार्लियामेंट हाउस, प्रिविलेजेस ऑफ हाउस एंड मेंबर इज सुपीरियर देन योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा सबसे ऊपर नहीं है, उससे ऊपर आपका प्रिविलेज ऑफ हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट और उसके मेंबर का वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच से अबव है। बट उसके बाद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पर ये ड्यू प्रोसेस इज द राइट ऑफ सिटीजन। सो अगर आपको लगे कि ब्रीच हुआ है तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस होगा। ड्यू प्रोसेस का मतलब नोटिस देना, उसका भी प्रॉपर हियरिंग होना, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना। सो इसीलिए अर्नब गोस्वामी एंड कंगना रनौत को एडवांस में नोटिस हुआ, उनको सुनने के लिए बुलाया गया था। ओके, सो दैट इज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। अभी मैं आपको आर्टिकल 105 एंड 194 ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, ये पार्लियामेंट का है। सो ये दोनों के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस है हाउस के पास में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट के पास में पब्लिश और नॉट पब्लिश दियर डिबेट और प्रोसीडिंग। कल को अगर हाउस चाहे कि उनकी कोई बिल पे डिबेट और प्रोसीडिंग हुई है, उसको पब्लिश नहीं करना है तो कोई उसको पब्लिश नहीं कर सकता। टू रेस्ट्रेन पब्लिकेशन ऑफ अदर्स, टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम दियर प्रोसीजर। सो वहां पे पार्लियामेंट चल रहा है, वहां से किसी भी स्ट्रेंजर को वो दूर कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं। कोडिफाइड दियर इम्यूनिटी, सीक्रेट मीटिंग टू पनिश मेंबर एंड आउटसाइडर टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। सो ये जो इंपॉर्टेंट राइट दिया गया है 105 में, टू पनिश मेंबर, इवन पार्लियामेंट अपने मेंबर्स को, स्टेट लेजिस्लेचर अपने मेंबर को भी पनिश कर सकते हैं और
बाहर के किसी आउटसाइडर को भी पनिश कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ओके, सो ये सारा आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट पैकेज था। सो मुझे लगता है कि इट इज क्वाइट एनफ कॉम्प्रिहेंसिव, इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। आपको मैंने सारे लेटेस्ट कंप्लीट टिल डेट मैंने विद करंट अफेयर आपको इसको बता दिया है। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट, अगर ये आपको अच्छा लगा है, बहुत सारे लोग आके देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जितना हो सके सबको इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। थैंक यू।